नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। बिहार बोर्ड की वर्ग 10वीं का सब्जेक्ट फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव 1 से 25 तक आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। आज 26 से लेकर आगे तक इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कवर किया गया है। दोस्तों आइए आज पहला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इनमें कोई नहीं। दाढ़ी छोटा होता है, अगर छोटा है तो उसे कुछ बड़ा दिखना चाहिए, तो ही हजामत को दाढ़ी बनाने में आसानी होगी। समतल दर्पण में तो बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु जितना रहेगा उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होता है, शून्य होता है, 1 सेमी होता है, 50 सेमी होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी दोस्तों अनंत होती है, याद रखिएगा दोस्तों, अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी अनंत ही होगी। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? याद रखिएगा दोस्तों, समान आकार का कह रहा है, तो आंसर ऑप्शन ए, ध्रुव, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, फोकस पर। दोस्तों आप लोगों को मैं एक सारणी में बताया था, अगर वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा और समान आकार का बनेगा, इसलिए इसका वस्तु आपको वक्रता केंद्र पर रखना होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा आवर्धित का, इसमें चर्चा ही नहीं है क्योंकि यह उत्तल दर्पण है। उल्टा उल्टा नहीं बनेगा, अवतल दर्पण बनता है सीधा और हांसरित। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं और आकार में वस्तु से छोटे यानी हांसित होते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, तो यह दर्पण कैसा होगा? दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ प्लस दिया हुआ है, इससे आपको पकड़ना है कि यह उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर ए, उत्तल दर्पण। चूंकि फोकस दूरी का मान धनात्मक दिया गया है और धनात्मक फोकस दूरी केवल उत्तल दर्पण में ही होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक दोनों। इसका होगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों होगा? अवतल दर्पण की मुख्य फोकस दर्पण के सामने बाईं ओर होता है। प्रकाश की दिशा में विपरीत मापे जाने के कारण इसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच कौन सा संबंध होगा? आर बराबर एफ, आर बराबर 2f, आर बराबर 3f, आर बराबर r/2। दोस्तों इसका आंसर होगा क्या, आप लोग बताइए। दोस्तों इसका आंसर होगा r बराबर 2f। अगर r बराबर 2f लिखा हुआ है, f बराबर हो जाएगा आपको r/2। ये आपको मैं सूत्र में बता चुका हूँ और न्यूमेरिकल में भी बताया हुआ हूँ। r बराबर 2f। किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है, इसे f बराबर r/2 भी लिखा जा सकता है। दर्पण सूत्र है, याद रखिए इसका दर्पण सूत्र है। याद रखिए दर्पण सूत्र में माइनस होता नहीं है, बाकी प्लस प्लस सूत्र होता है इसका, याद रखिएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये देखिए कहाँ बैठता है, ये ऑप्शन डी में बैठ रहा है। तेलीय कागज होता है पारदर्शी, जिसमें आर पार स्पष्ट रूप से दिखाई दे, पारभासी जिसमें थोड़ा दिखाई दे, अपारभासी जिसमें बिल्कुल भी ना दिखाई दे। इसलिए कागज में आपको थोड़ा थोड़ा आर पार दिखाई देता है, उसको हम कहेंगे पारभासी। ऑप्शन सी, जिस कागज पर तेल लग जाता है वह पारभासी बन जाता है। पारभासी पदार्थ होकर प्रकाश का केवल कुछ ही अंश बाहर निकल पाता है, जिससे आर पार धुंधला दिखाई देता है। प्रकाश तरंगों का उदाहरण कौन है? ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैगनिक तरंग, इनमें कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश तरंगों का एक मुख्य उदाहरण होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्हें गमन करने के लिए किसी भौतिक माध्यम यानी ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि प्रकाश निर्वात में भी यात्रा कर सकता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्नलिखित में कौन है? अभिसृत प्रकाश पुंज,
समांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज, इनमें कोई नहीं। सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। याद रखिएगा समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 -1, शून्य, इनमें कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछ भी सकता है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 क्यों होता है। ऑप्शन ए, वह क्या, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है, इसलिए एक होता है। और प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आभासी होता है, इसलिए चिन्ह धनात्मक होता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों आप लोगों को मैं बता चुका हूँ फर्स्ट दिन ही कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश पुंज, किरण पुंज, दोनों, इनमें कोई नहीं। दोस्तों याद रखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। परिभाषा आपको लिखा चुके हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। परावर्तित किरण पुंज होगा। याद रखिएगा, अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित हो रही है। अपसारी, अभिसारी, समांतर, इनमें कोई नहीं। याद रखिएगा, दर्पण समतल है, यहाँ अभिसारी है, तो अभिसारी है तो अभिसारी ही होगा क्योंकि यह समतल दर्पण है। अभिसारी, ऑप्शन बी। जब एक अभिसारी किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिल रही हो तो समतल दर्पण में टकराती है तो परावर्तन नियम के पालन करते हुए दर्पण से परावर्तित होकर भी एक निश्चित बिंदु पर ही मिलती है, इसलिए परावर्तित किरण पुंज भी अभिसारी ही होगी। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। कांच, पानी, लोहा, निर्वात, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। जो माध्यम जितना सघन होता है, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन का मान क्या होगा? 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, यानी इसका ऑप्शन होगा आपको 0 डिग्री। क्यों होगा, आइए समझते हैं। जब प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत गिरती है तो वह अभिलंब के ठीक ऊपर होती है। इस स्थिति में आपतन कोण 0 डिग्री होता है, इसलिए परावर्तन के नियम से परावर्तन को 0 डिग्री होगा, किरण उसी रास्ते पर लौट जाएगा। निम्नलिखित में किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछता है। समतल दर्पण को, अवतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, इनमें कोई नहीं। अभिसारी, अभिसारी आपको अवतल दर्पण को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और अपसारी उत्तल दर्पण को कहा जाता है। इसका ऑप्शन होगा बी। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? अवतल को, उत्तल को, समतल को, इनमें कोई नहीं। अभी आपको बताया है, अभिसारी कहा जाता है अवतल को, अपसारी कहा जाता है उत्तल को। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन होगा बी। फोकस से ध्रुव की ओर आने वाली अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। आवर्धन का मान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, इनमें कोई नहीं। यहाँ उत्तल दर्पण रहता तो घटता, लेकिन अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो वस्तु अवतल दर्पण की फोकस पर होता है तो आवर्धन बहुत अधिक होता है। जैसे जैसे वस्तु फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगता है, अर्थात ध्रुव पर पहुंचने पर आवर्धन 1 हो जाता है। चूंकि आवर्धन का मान धनात्मक क्षेत्र में 1 की तरफ बढ़ता है, परंतु प्रश्न में परिणाम की बात करें तो फोकस से ध्रुव की ओर आने पर काल्पनिक प्रतिबिंब का आकार घटता है। लेकिन आप जानते हैं कि अधिकतर अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं, इसलिए वह बढ़ेगा। अवतल दर्पण का नीचा भाग अगर टूट जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन सी, कम तीव्र का बनेगा। बढ़िया से सीधा दिखाई नहीं देगा, जितना टुकड़ा रहेगा उतना प्रतिबिंब दिखेगा, कम तीव्र का बनेगा। दर्पण का आधा भाग टूट जाने पर या ढक देने पर भी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि ऊपरी आधे भाग से प्रकाश किरणें परावर्तित होकर प्रतिबिंब बना लेती है, लेकिन प्रकाश किरणों की संख्या कम हो जाने के कारण प्रतिबिंब की चमक और तीव्रता कम हो जाती है। आँख, नाक, गला चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। ये उल्टा हो गया है, इसलिए तो सही से पढ़ना पड़ेगा। तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें कोई नहीं। आँख, नाक, गला के डॉक्टर के पास जाइएगा तो उसके पास जो वो डिवाइस होता है उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है। अवतल दर्पण प्रकाश को एक छोटे हिस्से पर फोकस करने और अंगों का बड़ा तथा साफ प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग लेता है। यदि अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या
36 सीएम दोस्तों फोकस दूरी क्या होगी? याद रखिएगा दोस्तों, अवतल दर्पण दिया हुआ है और अवतल दर्पण का एफ होता है माइनस, आप जितना सीएम दिया हो उतना माइनस 36 सीएम होगा। तो 20 सीएम, 72 सीएम, 18 सीएम प्लस 18 सीएम माइनस 18 सीएम, इसमें माइनस होना चाहिए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होता है, इसलिए माइनस 18 सीएम, 18 दूना 36। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस 36 सीएम होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी माइनस होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार F बराबर R/2 माइनस 36/2 बराबर माइनस 18 सीएम। प्रकाश होता है दृश्य अदृश्य, कभी दृश्य कभी अदृश्य। याद रखिएगा दोस्तों, कभी प्रकाश को अपना दृश्य नहीं होता है, वो अदृश्य होता है। अदृश्य प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति के कारण हमें दुनिया की अनुपस्थिति दिखाई देती है। चंद्रमा है आत्मदीप, यानी उसको स्वयं प्रकाश है। अदीप्त यानी उसको प्रकाश स्वयं नहीं है। दोनों, इनमें कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रमा को स्वयं अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, इसलिए यह अदीप्त होगा। चंद्रमा के पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है। आत्मदीप या प्रदीप्त, स्वयं का प्रकाश। इसमें स्वयं का प्रकाश किसको है? तारे को है, सूर्य को है, दीपक को है, इनमें कोई नहीं। आत्मदीप वह वस्तु जिसको स्वयं का प्रकाश होता है उसे आत्मदीप कहते हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन होगा डी, इनमें सभी। इसमें तारे, सूर्य, दीपक सबको स्वयं का प्रकाश होता है। तारे, सूर्य और जलता हुआ दीपक, इन सभी के पास स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए ये सभी प्रकाश प्रदीप्त या आत्मदीप वस्तुएं होती है। अवतल दर्पण का फोकस होता है वास्तविक, आभासी, दोनों, इनमें कोई नहीं। दोस्तों याद रखिए, ये बार बार क्वेश्चन आता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है। तल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मुख्य फोकस पर मिलती है, इसलिए इसका फोकस वास्तविक होता है। याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों आज का टॉपिक यही समाप्त होता है, और आज आपको मैं टोटल ऑब्जेक्टिव कवर कर दिया हूँ। इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। आपको मैं ये चैलेंज देता हूँ कि जितना मैं ऑब्जेक्टिव आपको 51 ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ पहला चैप्टर में, आप इसको सिर्फ एक बार देख लेंगे और आपको सब्जेक्टिव अगर याद है तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ।